Good morning, student. Today we are going to start our first chapter of chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Before starting this chapter, we should discuss some of the previous classes important topics so that we can connect 9 to 10th class. Before starting that, you should know what is science. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि science है क्या. So student, it is actually a continuous, you can see from the definition, it is actually a continuous human effort to systemize knowledge for describing and understanding nature. Nature की knowledge को describe और understand करने की जो knowledge है हम उसको systemize करते हैं continuously. That is science. या लगातार continuously किसी चीज़ को study करना या उसको सिस्टम के तरीके सिस्टमाइज तरीके से स्टडी करना ही साइंस कहलाती है. उसके बाद फर्दर साइंस को डिटेल में स्टडी करने के लिए आप देखते हैं डेली लाइफ में आपके बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास हैं, चेंजेस हैं, जैसे दही से दूध से दही बनना, ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो आप डेली लाइफ में चेंज देखते हैं. साइंस को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम इसको विभिन्न या अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल इट इज़ बीन डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड अदर ब्रांचेस ऑल्सो. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री. सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग मेन कंसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री है क्या एक्चुअली? जैसा कि अभी आपको बताया, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फिर से चीज़ रिपीट करता हूँ, चार चीज़ें हम स्टडी करते हैं. मैटर की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, कंपोजिशन स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और रिएक्शन स्टडी करते हैं. तो ये सभी स्टडी हम करते हैं तो हम अंडर केमिस्ट्री स्टडी की जाती है. सो इसके बाद हमारा आता है कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, केमिस्ट्री डेवलप कैसे हुई. माय डियर फ्रेंड, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट इंडिया के अंदर जो केमिस्ट्री की नॉलेज थी लोगों को, वो आज से तकरीबन 2,500-3 हज़ार साल पहले से है. जब मॉडर्न केमिस्ट्री इस लाइफ में आई उससे तकरीबन 2,000 साल पहले हमारे जो महर्षि हुआ करते थे, हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे, उनको इसकी नॉलेज थी. हम कैसे प्रूव करेंगे या फिर इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई? तो इंडिया के अंदर केमिस्ट्री की डेवलपमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं नोट्स में कि स्टार्टिंग में दो चीज़ों के लिए स्टार्ट की गई डिस्कवरी. इसमें पहला था फिलोसोफर स्टोन. फिलोसोफर स्टोन या इसको पारस पत्थर भी बोलते हैं, जो जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करता है उसको गोल्ड में चेंज कर देता है, ऐसा मानना था लोगों का. उसकी खोज की स्टार्ट की गई लोगों ने. दूसरा होता है अमृत, जिसको आप बोलते हो, या उसको एल्डेक्सिर ऑफ लाइफ बोला जाता है. इमॉर्टैलिटी प्रदान करता है, मृत्यु प्रदान करता है. तो उसको उनकी खोज करने के लिए स्टार्टिंग में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई. उसके बाद इसके कुछ प्रूफ मिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोहनजोदड़ो है, या बहुत सारे हमारे ऐसी प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, या कुछ हमारे ऐसे ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, उन सभी से हमें प्रूफ मिले हैं कि केमिस्ट्री इंडिया के अंदर बहुत पहले से नोन थी. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंशिएंट इंडिया के अंदर इसको बोला जाता था रसायन शास्त्र, रसन तंत्र, रासक्रिया और रस विद्या आदि, इन सभी के अंदर. और इसमें हम पढ़ते थे मेटलर्जी, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज एट्सेट्रा. इन सभी के बारे में डिटेल में हम उस टाइम पे पढ़ा करते थे. इसके कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे मोहनजोदड़ो इन सिंध है, हड़प्पा इन पंजाब है. यहाँ पे प्रूफ मिलते हैं ओल्डनेस ऑफ द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर केमिस्ट्री कितने टाइम से मौजूद है. इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ऋग्वेदा के अंदर भी इट इज़ बीइंग सीन, इट इज़ बीइंग रिटन इन ऋग्वेदा, जिसके अंदर टैनिंग ऑफ लेदर के बारे में पता चलता है, डाइंग ऑफ कॉटन. आज से तकरीबन ये मान के चलिए कि 3-3.5 हज़ार साल पहले 1000 to 400 BC इसमें लिखा गया था इनके बारे में. दैट मीन्स एट दैट टाइम पीपल नो अबाउट टैनिंग ऑफ लेदर. उसके अलावा कौटिल्य, आप जानते हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया कि कैसे सी से सॉल्ट और अल्कोहल के बारे में भी उसमें डिस्क्राइब किया गया कि कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है. हमारा वेद है, ये है रसरत्नाकर, इसके बारे में, इसमें मर्करी कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है. अर्थवेदा में डाई स्टफ के बारे में बताया गया है.
ऐसे ही वशिष्ठ का सूत्रार्थ के अंदर जो महर्षि कनंद ने हमें दिया था, जिसके बारे में 9th क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एटम और मॉलिक्यूल की उन्होंने खोज कर दी थी आज से तकरीबन 2500 साल पहले, जिसको उन्होंने उस टाइम पे परमाणु कहा था। और इसकी जो अब डिस्कवरी हुई 18वीं 19वीं शताब्दी के पास आके हुई है, तो तकरीबन 2-2,500 साल पहले महर्षि कनंद को इस चीज़ का आभास था। इसके अलावा चरका समित्रा है, इसके अंदर जो हमारा बहुत सबसे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक बुक है हमारी, या एपिक है हमारा इंडिया का, उसमें आयुर्वेद के बारे में डिटेल में बताया गया है। लेकिन स्टूडेंट 20th सेंचुरी के आते आते हम लोगों ने जैसे ही मॉडर्न केमिस्ट्री हमारी आना स्टार्ट हुई बाहर से, विदेशों से, यूरोपियन कंट्रीज से, तो हमने धीरे धीरे इस आयुर्वेदा की प्रैक्टिस को कम कर दिया और तकरीबन 150 से 200 साल लगे हमें। लेकिन हमने क्या किया कि आयुर्वेदा को बिल्कुल ना के बराबर हमने इसको अभी रखा है और हम मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब मिड 19 की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर मॉडर्न केमिस्ट्री आ गई थी, जिसमें उसने उसके बाद ग्रोइंग स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद ये कुछ मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट, जिनसे आपको पता चलता है कि किस प्रकार केमिस्ट्री का जो इतिहास है इंडिया के अंदर वो बहुत ही पुराना है। आज से हमारे जो महर्षि हुआ करते थे उन लोगों को केमिस्ट्री का हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। इसके स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे हो कि हमारी लाइफ की विभिन्न एस्पेक्ट्स में विभिन्न जगहों पर हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड, एग्रीकल्चर, होम शेल्टर, क्लोथ्स, हेल्थ, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंफर्ट, प्लेजर, लग्जरीज एंड वॉरफेयर, इन सभी जगहों पर हमारे केमिस्ट्री की जगह देखने को मिलता है, यूज़ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल फूड की अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव बहुत सारे हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका विनेगर होता है, ये सभी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, सभी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद एग्रीकल्चर के हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो केमिकल कंपाउंड्स। होम शेल्टर की बात करें तो ब्रिक्स है, सीमेंट है, प्लास्टिक्स है, ये सभी केमिकल कंपाउंड है। क्लोथ्स के अंदर नायलॉन है, टेरिकॉन है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। उसके बाद हेल्थ है, हेल्थ के अंदर ड्रग्स, मेडिसिन के बारे में आप पहले भी जानते हैं और इसको आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। 12th क्लास के लास्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, ये भी केमिस्ट्री के अंदर आता है। उसके बाद कम्युनिकेशंस हैं, सिलिकॉन चिप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं कंपाउंड्स की हेल्प से। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो फ्यूल या पेट्रोलियम वगैरह हम यूज़ करते हैं, दोज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, वो भी कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद वॉरफेयर क्या है, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब्स हैं और गैसेज हैं, बहुत सारी केमिस्ट्री के अंदर स्टडी होती हैं। कंफर्ट और प्लेजर एंड लग्जरीज सब्सटेंसेस की बात करें तो इसके अंदर मेटल है, एलॉय है, यूटेंसिल्स हैं, ज्वेलरीज हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस डायग्राम को, इस ग्राफ को देखते हुए आपको ये पता चला होगा कि आपकी डेली लाइफ में लगभग हर जगह, हर फॉर्म में केमिस्ट्री यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो आप पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। एज यू ऑल नो दैट एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज बीइंग सेड टू बी मैटर, उसको मैटर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, आपके आसपास लाखों ऐसी चीज़ हैं जिनको आप फील करते हो, देखते हो, उनमें मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वे सभी मैटर कहलाती हैं। आइए अब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस से जो हमने पढ़ा है उसको दोबारा से डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर जो पहला कंसेप्ट है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पहले पढ़ चुके हो कि देयर आर बेसिकली 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 3 स्टेट्स को हम स्टडी करते हैं डिटेल में, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इसके बारे में किया है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 states is the force of attraction present between particles।
उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड के केस में मैक्सिमम, लिक्विड के केस में मॉडरेट और गैस के केस में मिनिमम होता है। उसी के आधार पर इनकी बाकी की सभी प्रॉपर्टीज़ जैसे डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और इनकी डेंसिटी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी वजह से डिफाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स के केस में ये दिस विल हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। आप सभी को पता है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है और उसकी वजह से ये अपनी शेप फिक्स रखते हैं और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जबकि लिक्विड की अगर आप बात करोगे तो लिक्विड के केस में इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जिस भी इनडेफिनेट शेप, आप सभी को पता है कि जिस भी कंटेनर में आप इसको डालते हो ये उसी की फॉर्म एक्वायर कर लेते हैं, बट इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। लेकिन हम अगर गैसेस की बात करें तो गैस के केस में इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, इसमें कोई भी चीज़ इसके केस में डेफिनेट नहीं होती है। ये इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं या पहले कर भी चुके हैं। जैसे डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की मैक्सिमम, लिक्विड की मॉडरेट, गैस की मिनिमम। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, मिनिमम इन सॉलिड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, बट हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हो कि बाय चेंजिंग द कंडीशन वी कैन चेंज ऑल दी स्टेट्स इन ईच अदर। फॉर एग्जांपल सॉलिड की अगर हम बात करें तो अगर सॉलिड के ऊपर अगर हम हीट करते हैं इसको, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और अगर लिक्विड को हम फर्दर हीट करते हैं इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस। तो ये आप देख पा रहे हो कि तीनों स्टेट्स इंटरकन्वर्टिबल हैं। अपोजिटली आप क्या करेंगे, अगर आप गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को अगर हम फर्दर कूल करेंगे तो वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये चीज़ें कंफर्म होती हैं कि दीज ऑल स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल इन ईच अदर। तो उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं, ये तो मैटर की कुछ स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं एक एक करके हम स्टडी करेंगे। एक पहले फ्लो चार्ट से आप देख लीजिए कि मैटर को बेसिकली हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम मैटर रखते हैं जिसको हम फर्दर क्लासीफाई करने जा रहे हैं, तो इसको बेसिकली टू मेन टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। वन इज मिक्सचर्स and second one is pure substances। ये दो मेन टाइप हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। पहले हम फ्लो चार्ट को समझें। मिक्सचर्स को फर्दर हम टू डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures। तो इस मिक्सचर को आप दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। सेम इन द सेम मेथड आप क्लासीफाई कर सकते हो प्योर सब्सटेंसेस को भी दो टाइप में, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
फ्रेंड्स, वैसे तो आप इन सभी टॉपिक को 9th-10th क्लास में, बेसिकली 9th क्लास के अंदर आप डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद भी एक बार आपको फर्दर कनेक्ट करने के लिए या रिकॉल करवाने के लिए हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो अगर मिक्सचर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब कोई भी दो सब्सटेंस या दो कंपाउंड या दो प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स किए जाते हैं इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिक्स करते हैं तो उनको मिक्सचर कहते हैं। तो उसकी फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिनमें हम किन्हीं दो प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं और उनकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट रेगुलर रहती है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है, जिससे आपको ये पता नहीं चलता है उसके अंदर कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। इसके जो सबसे बेस्ट नोन एग्जाम्पल है वो सबसे इसका बेस्ट नोन एग्जाम्पल है एयर। एयर के अंदर हमारा बहुत सारी गैसेस होती हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन होती है, चेंज होती रहती है, बट हम उसको हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी गैस कहाँ पे है। तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हेट्रोजेनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर आप कंपोजिशन, मिक्सचर है तो कंपोजिशन तो डिफरेंट होगी बट उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी थ्रू आउट। फॉर एग्जांपल अगर आप डस्ट एंड चॉक या ग्रेन्स एंड डस्ट या जो भी, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स एंड स्टोन्स का एक हम मिक्सचर बनाते हैं जिसमें ग्रेन्स ले लीजिए, फॉर एग्जांपल वीट ग्रेन्स अगर हम ले रहे हैं और उसके अंदर स्टोन्स हैं तो वो उसको हम बहुत कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय नेक्ड आइज। हम देख सकते हैं हम उनको बता सकते हैं, हम उनको सिंपल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर, दैट सेपरेशन कैन बी डन बाय सिंपल टेक्निक्स। तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्योर सब्सटेंसेस की हम बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं मिक्सचर से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन फिक्स होती है उनकी। फॉर एग्जांपल प्योर सब्सटेंसेस में कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा इसमें मौजूद होते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर हम सभी जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है जिनका रेशियो फिक्स होता है। तो इनको हम फर्दर दो टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। वन इज़ एलिमेंट, सेकंड इज़ कंपाउंड। एलिमेंट की बात करें तो अगर आपका सब्सटेंस एक ही टाइप के एटम मौजूद हैं तो वो एलिमेंट कहलाता है। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई कॉपर सीट है, कोई आयरन सीट है या फिर ऑक्सीजन है। आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर, एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। या फिर नाइट्रोजन है, ये एक ही टाइप के सब्सटेंस से, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड की डेफिनेशन भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इसमें क्या कहा जाता है, व्हेन 2 and more than 2 एलिमेंट combine with each other in a fixed ratio by mass they form compounds। इसका बेस्ट नोन एग्जांपल है वाटर। वाटर में जैसा कि आप सभी जानते हो कि इनके मास के रेशियो की अगर बात करें तो 1:8 का रेशियो होता है और ये रेशियो इनका हमेशा फिक्स रहता है। वाट एवर बी द सोर्स, आप कहीं से भी पानी लें तो उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कंपाउंड्स। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये कंपाउंड होते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं कंपाउंड के। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल आपको बताया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपकी केमिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं या आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो दो टाइप की प्रॉपर्टी हम जनरली स्टडी करते हैं, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी टाइप की जो हम स्टडी करते हैं वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो
तो स्टूडेंट, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वे होती हैं विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो विदाउट चेंजिंग सब्सटेंस, ध्यान में रखने की बात है, जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं वे फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। विदाउट चेंजिंग सब्सटेंस, उस सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सब्सटेंस में कोई चेंज आता है उस दौरान जब हम जो प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं वे केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कुछ करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे एसिडिटी है, बेसिसिटी है, कंबस्टेबिलिटी है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टडी करते हैं। इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और स्पेशली मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ये वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सब्सटेंस में बिना कोई चेंज लाए, जैसे उसका कलर है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो बिना कोई चेंज लाए जब जिन प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वे होती हैं जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें सब्सटेंस को, ओरिजिनल सब्सटेंस को चेंज करवाना पड़ता है, उसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो हमारे सिस्टम में, हमारे वर्ल्ड के अंदर दो टाइप के सिस्टम हैं जो हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए। पहला है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है मैट्रिक सिस्टम। पहले इन दो सिस्टम्स के साथ स्टडी किया जाता था। जो मैट्रिक सिस्टम है वो डेवलप किया गया था फ्रांस के अंदर लेट 18th सेंचुरी के अंदर, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट भी है क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम पे आधारित है। लास्ट में लेकिन बाद में आते आते ये पाया गया कि ये दोनों ही सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने नए सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की और 1960 के आसपास आके उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जिसको SI सिस्टम भी बोला जाता है। SI स्टैंड्स फॉर लीज सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट है, ये एक एब्रीविएशन है SI इसके लिए। ये फ्रांस में डेवलप किया गया था और आज भी हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मेजर के ऊपर, उसके अंदर इसको अडॉप्ट किया गया, इसको वैलिड कहा गया। अकॉर्डिंग टू दिस SI सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 बेसिक यूनिट मानी गई, 7 बेसिक यूनिट मानी गई। मैं लिख रहा हूँ उनको एक एक करके। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बेसिक यूनिट मानी गई लेंथ, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से। उसके बाद मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, temperature, amount of substance, and luminous intensity. ये 7 बेसिक यूनिट मेजर की गई और इसको IB से रिप्रेजेंट करते हैं।
7 बेसिक यूनिट निर्धारित की गई एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उन्होंने कहा कि बाकी की जो सभी यूनिट हैं वो भी इन्हीं से डेराइव की जाएंगी। फिर इनके बारे में उन्होंने ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड की, उसके बाद इनकी उन्होंने 7 यूनिट मेंशन की। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट मेंशन की गई मीटर, मास की यूनिट मेंशन की गई किलोग्राम, टाइम की मेंशन की गई सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ और इनकी 7 यूनिट डिसाइड की गई, और बाद में बोला गया कि रेस्ट ऑफ द यूनिट वर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम दीज 7 बेसिक यूनिट्स। इनको फर्दर और स्मॉल वैल्यू में लिखने के लिए या कुछ डिटेल्ड इनकी स्टडी करने के लिए इनके लिए कुछ प्रीफिक्स डिसाइड किए गए, जिनके आधार पर आप इनको आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एक करके प्रीफिक्सेस की बात करें तो पहला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अब हम बात कर रहे हैं कुछ प्रीफिक्सेस की। फॉर एग्जांपल 10 टू पावर -24 के लिए योक्टो, 10 टू पावर -21 जेप्टो, 10 टू पावर -18 एटो, 10 टू पावर -15 फेम्टो, 10 टू पावर -12 पिको, 10 टू पावर -9 नैनो, 10 टू पावर -6 पहले माइक्रो, 10 टू पावर -3 मिली, 10 टू पावर -2 सेंटी, 10 टू पावर -1 डेसी। इसके अलावा सिंपल 10 मेंशन किया गया डेका, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 1 तो ये 10 टू पावर 2 हेक्टो, 10 टू पावर 3 किलो, 10 टू पावर 6 मेगा, 10 टू पावर 9 गीगा, 10 टू पावर 12 टेरा, 10 टू पावर 15 बेटा, 10 टू पावर 18 एक्सा, 10 टू पावर 21 जेटा, 10 टू पावर 24 यूटा। ये कुछ प्रीफिक्सेस थे स्टूडेंट, जो कि स्मॉल यूनिट्स अगर आपके पास मौजूद हैं या उनकी कुछ वैल्यूज़ बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए आप इन प्रीफिक्सेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को डायरेक्ट
फॉर्मूले के बेस पे पूछा जाता है, लेकिन उनको कई बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने के लिए वे क्या कर देते हैं कि कुछ बड़ी, बहुत बड़ी या बहुत छोटी यूनिट दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं, जिसको फर्दर छोटा करने के लिए आपको उन यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन आना ज़रूरी है। तो इसके बारे में आप सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मेन इंटर कन्वर्जन की बात करें जो बहुत बार पूछा जाता है, वो है टेम्परेचर का जो इंटर कन्वर्जन होता है। टेम्परेचर जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो टेम्परेचर है वो हम 3 टाइप से या 3 डिफरेंट यूनिट से उसको हम मेज़र करते हैं, जो कि हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो इन 3 अलग अलग यूनिट में इसको मेज़र किया जाता है और इसके इंटर कन्वर्जन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए इंटर कन्वर्जन के। जो सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज़ के केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर आपको किसी भी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। तो K इज इक्वल टू सी की जगह 30 लिखें, 30 प्लस 273.15 विच विल बी इक्वल टू 303.15 केल्विन। तो ऐसे आप इस फॉर्मूले से डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसमें हम फ़ारेनहाइट को या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है? डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूले से भी आप डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम असाइनमेंट में आपको सेंड करेंगे और आप इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़िए, बिकॉज़ यहाँ तक जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है वो टॉपिक सिंपल प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड था। 9th-10th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आपको ये टॉपिक यहाँ इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें, आप यूज़ टू हो सकें। सो प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को NCERT बुक से या किसी और बुक से ध्यान से पढ़िए और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए।